Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to your KPKNers channel. Hi, dears. My name is Said Anwar Sarwar and you are watching KPKNers. Dear student, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के म्यू का पास पेपर पैथोफिजियोलॉजी, जिसमें सिर्फ हम आंसर की को क्लिक नहीं करेंगे, सिर्फ ऑप्शन को क्लिक नहीं करेंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया जाए और इसके साथ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, एक्स्ट्रा पॉइंट भी डिस्कस किए जाए। ओके जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ द बॉडी वाटर एग्जिस्ट इन द डैश। हमारी बॉडी में 2/3 पार्ट कौन सी जगह पर पाया जाता है? ऑप्शन ए किडनीज एंड यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन बी ब्लड, ऑप्शन सी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट, ऑप्शन डी इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। एक हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर होता है जो कि ब्लड से बाहर फ्लूइड जो पाया जाता है, एक हमारे पास इंट्रासेलुलर जो कि बिल्कुल सेल के अंदर पाया जाता है, उसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट कहते हैं। और ये कंपार्टमेंट कितना बनाते हैं हमारी बॉडी के फ्लूइड का? 2/3 हिस्सा। अपने साथ नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है वाटर लीव्स द बॉडी बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म डैश। हमारी बॉडी से वाटर किस प्रोसेस से एक्सक्रीट होता है, किस मैकेनिज्म से बाहर निकलता है? ऑप्शन ए थ्रू एयर एक्सपायर फ्रॉम लंग्स, ऑप्शन बी थ्रू स्वेट गिवन ऑफ एट द स्किन, ऑप्शन सी फ्रॉम फीसिस एलिमिनेटेड फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारे हमारे पास मैकेनिज्म है जिनके ज़रिए हमारी बॉडी से वाटर एक्सक्रीट होता है, चाहे वो स्वेटिंग की शक्ल में हो या फीसिस की शक्ल में हो या लंग्स के एक्सपायरेशन की शक्ल में हो। ये सारे हमारे पास मैकेनिज्म है वाटर लीव्स फ्रॉम द बॉडी के। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 है इन द प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस। हमारे पास ऑस्मोसिस वो प्रोसेस होता है जब सॉल्वेंट मूवमेंट करता है फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप वाटर और शुगर ले ले तो वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है और शुगर हमारे पास सोल्यूट है, तो सॉल्वेंट मूवमेंट करेगा, कोशिश करेगा कि लो सोल्यूट पार्टिकल से हाई सोल्यूट पार्टिकल में जाए, इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। और ये हमारे पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ऑप्शन बी में हमारे पास इसका डेफिनेशन है कि वाटर मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अपने साथ नोट कीजिए। ओके जी, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इज द सेम ऑन द बोथ साइड एंड द आउटसाइड द सेल देन इट इज कॉल्ड डैश। जब सोल्यूट पार्टिकल बिल्कुल सेम हो जाए बोथ साइड पर, लेफ्ट पर भी और राइट पर भी, तो फिर जो फ्लूइड होता है या वाटर होता है वो मूवमेंट नहीं करेगा, तो तब क्या होगा? ऑप्शन डी द ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0। तब ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास 0 हो जाएगा। अपने साथ नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है ऑस्मोरिसेप्टर डिटेक्ट डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड इंक्रीज ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ द साल्ट एंड स्टिमुलेट द डैश। जब हमारी बॉडी में वाटर का या फ्लूइड का कंसंट्रेशन लो हो जाए तो फिर ऑस्मोरिसेप्टर क्या करते हैं? उसको डिटेक्ट करता है हमारी बॉडी में। तो फिर ऑस्मोरिसेप्टर क्या करता है? हमारी बॉडी को सिग्नल देता है ब्रेन को, और वो एडीएच हार्मोन सिक्रेट करता है, और इसके ज़रिए फिर हम थर्स्ट महसूस करते हैं जो कि हमारे पास प्यास है। तो ऑस्मोरिसेप्टर जब डिटेक्ट करेगा कि बॉडी में फ्लूइड्स कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है, तो फिर हमारे पास थर्स्ट हमें महसूस होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है द हार्मोन्स अल्डोस्टेरोन and ADH both have important function in the dash fluid balance in the body. Right option is option A because aldosterone हमारे पास सोडियम को हमारे बॉडी में बैलेंस करता है, नॉर्मल करता है जब कम या ज़्यादा हो जाए, और ADH एंटीडायरेटिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है और ये हमारे वाटर को हमारी बॉडी में नॉर्मल करता है। जब भी हमारी बॉडी में वाटर डिक्रीज हो जाए तो फिर ADH सिक्रेट होता है एंटीडायरेटिक हार्मोन, और ये हमारे पास फिर यूरिन को डिक्रीज करता है जिसमें हमारे बॉडी में वाटर रिटेन रहता है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है द मेजर कीटाइन इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ डैश। अपने साथ नोट कीजिए, कीटाइन का मतलब होता है पॉजिटिव आयन। तो हमारे पास पॉजिटिव आयन इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कौन से ज़्यादा पाए जाते हैं? कौन से फ्लूइड्स कीटाइन आयन, पॉजिटिव आयन? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी पोटाशियम आयन्स। अगर इसकी जगह एनाइन आ जाए, नेगेटिव आयन इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, तो फिर हमारे पास सोडियम आएगा।
अपने साथ फास्फोरस आएगा, अपने साथ नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अ बफर सिस्टम जनरली कंटेन डैश, अपने साथ नोट कीजिए कि बफर सॉल्यूशन हमारे पास वो सॉल्यूशन होता है, वो मैकेनिज्म होता है जो कि हमारे पीएच को नॉर्मल रखता है। अगर हम कुछ एसिडिक खाते हैं या बेसिक खाते हैं तो फिर हमारा पीएच कम या ज़्यादा होता है। नॉर्मली पीएच हमारे ब्लड का 7.4 है, ये भी अपने साथ नोट कीजिए। जब 7.4 से पीएच कम हो जाए तो फिर एसिडिक होगा, जब पीएच 7.4 से ज़्यादा हो जाए तो फिर बेसिक पीएच होगा। तो फिर हमारे पास बफर सॉल्यूशन कोशिश करता है कि हमारी बॉडी में ब्लड के पीएच को नॉर्मल रखे, तो इसको हम क्या कहते हैं, बफर सिस्टम। तो बफर सिस्टम में हमारे पास जो कॉमन जो एसिड बेस होते हैं वो हमारे पास है वीक एसिड एंड वीक बेस। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द रेट एंड डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग हैज़ अ रेगुलर इन्फ्लुएंस ऑन द डैश। हमारा रेट यानी कि स्पीड, जिस स्पीड से हम ब्रीथिंग करते हैं, या डेप्थ, जिस डेप्थ के साथ हम ब्रीथ करते हैं, हम रिस्पायरेशन करते हैं, तो हमारी कौन सी चीज़ को इफेक्ट करता है। ऑप्शन ए, एसिड एंड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये भी हमारे पास एक बफर सा सिस्टम है जिसमें हमारे पास जो पीएच है उसको नॉर्मल रखता है। अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिडिक ब्लड यानी कि पीएच बहुत ज़्यादा कम हो जाए, एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए, तो फिर हमारे पास जो ब्रीथिंग सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा, उसका रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा और बहुत ज़्यादा डेप्थ होगा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी निकलेंगे। तो जब हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी निकलेंगे तो फिर पीएच हमारे पास इंक्रीज होगा, यानी कि बेसिक की तरफ जाएगा। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है एसिड बेस बैलेंस को इन द बॉडी, हमारा ब्रीथिंग सिस्टम। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, द लॉस ऑफ द बाइकार्बोनेट्स आयंस फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन एक्सक्रेशन इज डैश। जब भी हमारी बॉडी में बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो फिर हमारे पास यूरिन में बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट होते हैं। तो फिर ये क्या करता है, रिलैक्स द अल्कलाइन कंडीशन ऑफ द ब्लड। तो फिर हमारे ब्लड में जो अल्कलाइन सोल्यूशन है, जो बेसिक सोल्यूशन है, उसको नॉर्मल रखता है। यानी कि पीएच जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर यूरिन की शक्ल में बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकलता है। तो फिर हमारे पास जो अल्कलाइन कंडीशन हो वो रिलैक्स कर जाता है, नॉर्मल कर जाता है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ये हमारे पास आप YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं कि मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस या एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या अल्कोलोसिस क्या है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। और इसके अलावा अल्सर से भी एमसीक्यूज आते हैं, जो टिश्यू का जो इंजरी है उससे भी बहुत ज़्यादा, उसके स्टेजेस से एमसीक्यूज आते हैं। स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 2 में क्या हो, स्टेज 2, 3 में क्या होता है। ये 2 टॉपिक हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, द थ्रेशोल्ड ऑफ द पेन परसेप्शन, लोएस्ट इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस रिकग्नाइज एज पेन इज रिड्यूस बाय डैश। लोकल एनेस्थीसिया, हम लोकल एनेस्थीसिया क्यों हम इंड्यूस करते हैं या लगाते हैं, बिकॉज ताकि पेन का जो परसेप्शन है, जो सेंसेशन है, फीलिंग है, उसको डिक्रीज किया जाए। लोकल एनेस्थीसिया हम इसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल ज़ाइलोकेन। ओके जी, या इंजेक्शन में आते हैं ज़ाइलोकेन, या ज़ाइलोकेन जेल में भी आते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। A 30-year-old male is admitted to medical ward at HMC with elevated urine osmolarity, elevated level of BUN, HCT hematocrit level is also rise. What is this condition? एक 30-year-old पेशेंट है जो कि HMC में एडमिट किया गया है, उसका यूरिन ऑस्मोलरिटी लेवल और BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है वो भी ब्लड में इंक्रीज हो चुका है, और HCT हेमाटोक्राइट यानी कि जिसमें हम रेड ब्लड सेल को मेजर करते हैं वो भी इंक्रीज हो चुका है। तो ये सारे कंडीशन कौन से पेशेंट में होंगे। ऑप्शन डी, हाइपोवॉलीमिया में। जब भी हमारे ब्लड में फ्लूइड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए एक नॉर्मल कंसंट्रेशन से, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास फिर इंक्रीज शो किए जाएंगे, एलिवेटेड राइज शो किए जाएंगे किसी भी पेशेंट में। अपने साथ नोट कीजिए हाइपोवॉलीमिया। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, A serum sodium concentration below the lower limit of the normal, यानी कि 2 little sodium in the blood is called hyponatremia। ये तो आप लोग जानते हैं कि जब सोडियम का लेवल डिक्रीज हो जाए उसको हम हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। लेकिन अगर यही सोडियम का लेवल हमारे पास नॉर्मल में मेजर किया जाए तो कितना होगा, 135 से लेकर 145 मिलीमोल पर लीटर। अपने साथ नोट कीजिए, मिलीमोल भी आ सकता है,
एम इक्विवेलेंट पर लीटर भी आ सकता है। तो नॉर्मल सीरम सोडियम कंसंट्रेशन इज डैश 135 to 145। ये वैल्यू अपने साथ नोट कीजिए, रट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ पेशेंट एडमिटेड विद डिसएरिथमिया एंड ECG शो हाई पीक T waves and prolonged PR interval with widened QRS, what can be possible cause? एक पेशेंट है जिसको हार्ट का मसला है, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो इरेगुलर है, और ECG एक कम्प्लेक्स प्रोसीजर है, और उसमें जो T वेव्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज शो किया जा रहा है, और PRS जो होता है वो प्रोलॉन्ग शो किया जा रहा है, और QRS वाइड शो किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास ECG में जब शो की जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में हाइपोकैलियमिया का कंडीशन है, यानी कि पोटेशियम का लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो चुका है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द फॉस्फेट रेगुलेशंस। अपने साथ नोट कीजिए कि फॉस्फेट का रेगुलेशन जो रिलेशनशिप है कैल्शियम के साथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शंस है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। पैराथायराइड हार्मोन हमारे थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है, ये हमारे पास फॉस्फेट को और कैल्शियम को रेगुलेट या नॉर्मल करने की कोशिश करता है। जब भी हमारे ब्लड में फॉस्फेट ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है कि पैराथायराइड हार्मोन उसको यूरिन में निकलने की हेल्प करता है, और कैल्शियम लेवल का जब डिक्रीज हो जाए तो फिर वो पैराथायराइड हार्मोन बोन से रीअब्जर्व करता है इनटू द ब्लड कैल्शियम को। और ये भी अपने साथ नोट कीजिए कि फॉस्फेट और कैल्शियम का रिलेशनशिप इन्वर्सली है, यानी कि जब फॉस्फेट ज़्यादा होगा तो कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होगा, जब कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा तो फिर फॉस्फेट का लेवल डिक्रीज होगा। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इन्वर्सली प्रोपोर्शंस है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। वो कौन से सेल है जो कि एंटीजन को प्रेजेंट करता है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मैक्रोपेजेस। और ये भी अपने साथ नोट कीजिए कि डेंड्राइट सेल और बी सेल और मैक्रोपेजेस ये तीनों सेल हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, यानी कि एंटीजन को प्रेजेंट करता है इम्यून सिस्टम को, ताकि इम्यून सिस्टम अटैक कर सके और जो भी टॉक्सिक या फॉरेन बॉडी है उसको किल कर सके। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 में है, प्रोटीन्स दैट आर रिलीज्ड बाय हेल्पर टी सेल एंड किल द वायरसेस आर कॉल्ड डैश। वो कौन से प्रोटीन है जो कि टी हेल्पर सेल यानी कि इम्यून सिस्टम से सीक्रेट होते हैं और वो प्रोटीन किल करते हैं किसी भी वायरस को। ऑप्शन ए, इंटरफेरॉन इज अ राइट ऑप्शन। इंटरफेरॉन के अलावा हमारे पास दूसरे भी सेल्स है जिसको हम इंटरल्यूकिन भी कहते हैं, और ये दोनों हमारे पास साइटोकाइनिन है। तो इंटरफेरॉन इज अ राइट ऑप्शन। जो ये कम्प्लीमेंट प्रोटीन है ये तो हमारे पास कम्प्लीमेंट इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, और ब्रेडिकाइनिन्स और इसके अलावा ल्यूकोट्रिनाइन्स ये दोनों हमारे पास इम्प्लीमेंट्री मीडिएटर सब्सटेंसेस है। ओके जी, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, यू आर टेकिंग केयर ऑफ द सेम अबाउट 30-year मेल क्लाइंट admitted with road traffic accident means RTA. The patient has developed systemic effect of inflammation. Which of the following systemic effect of inflammation? एक 30-year old client है जिसने RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट किया हुआ है और वक्त के साथ इन्फ्लेमेशन भी होता है। तो इन्फ्लेमेशन के कौन से सिस्टमिक इफेक्ट या साइन एंड सिम्टम ने? ऑप्शन डी इज अ राइट ऑप्शन, फेवर। अपने साथ नोट कीजिए कि जब भी इन्फ्लेमेशन होता है तो उस जगह का रेड होना और स्वेलिंग होना और टेम्परेचर राइज होना या फेवर होना, ये हमारे पास कॉमन साइन सिम्टम है ऑफ द इन्फ्लेमेशन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, फेवर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन अ डैमेज्ड सेल रिकवर इन अ शॉर्ट टर्म फॉर एग्जांपल माइल्ड सनबर्न इज कॉल्ड डैश। जब शॉर्ट टर्म में सेल रिकवर हो जाए आफ्टर माइल्ड सनबर्न, इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, रीजनरेशन। रीजनरेट होते हैं नॉर्मल सेल जब भी किसी जगह पर सनबर्न हो जाए तो वहाँ पर सेल रीजनरेट होते हैं। इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इफ डैमेज्ड सेल आर रिप्लेस्ड बाय द सेम सेल व्हाई माइटोसिस इज कॉल्ड डैश। नॉन ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बिकॉज यहाँ पर कुछ खास ऑप्शन मुझे नहीं लगता तो इसलिए नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 21, टोटल बॉडी फ्लूइड वेरियस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट। हमारे बॉडीज में फ्लूइड चेंज होते रहते हैं, बॉडी टू बॉडी पर डिपेंड करता है, लेकिन एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, बॉडी फ्लूइड्स। ऑप्शन सी, अमाउंट ऑफ द कैलोरी इनटेक एज पर डिपेंड करता है, और इसके अलावा सेक्स मेल फीमेल पर डिपेंड करता है। नॉर्मली मेल ज़्यादा फ्लूइड कंज्यूम करता है, और इसके अलावा अमाउंट ऑफ द बॉडी फैट पर भी डिपेंड करते हैं, ऑब्वियस पेशेंट पर जिसका वेट ज़्यादा हो, लेकिन अमाउंट ऑफ द कैलोरी इनटेक पर डिपेंड नहीं करता। ओके जी, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, when the etiology of the disease unknown
द डिजीज इज कॉल्ड आइडियोपैथिक। ये तो फर्स्ट यूनिट से डायरेक्टली एमसीक्यूज आया है कि जब भी किसी डिजीज़ के काज के हवाले से हमें पता ना हो तो उसको हम आइडियोपैथिक कहते हैं, यानी कि एक आइडियोलॉजिकल काज बताते हैं, आइडियोपैथिक। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, द कैरेक्टरिस्टिक कॉम्बिनेशन ऑफ द साइन एंड सिम्टम एसोसिएट विद पर्टिकुलर डिजीज इज कॉल्ड सिंड्रोमा। तो जब भी कुछ खास साइन सिम्टम आ जाए एक खास डिजीज़ के साथ और भी मसले सामने आए, उसको हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम। फॉर एग्जांपल एड्स, HIV। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। साइन किसे कहते हैं? एक साइन होता है, एक सिम्टम होता है। साइंस वो होते हैं जो कि पेशेंट खुद फील करता है, लाइक हेडेक, लाइक दूसरी नाउजिया और स्ट्रेस। और सिम्टम्स वो सिम्टम वो हम कह सकते हैं कि असेसमेंट जो कि एक डॉक्टर असेस कर सकता है, चाहे वो BP हो या टेम्परेचर हो या इसके अलावा कलर ऑब्जर्वेशन हो, उसको हम कहते हैं सिम्टम्स। क्वेश्चन नंबर 24, टाइफाइड इन एग्जांपल ऑफ एक्वायर्ड डिसऑर्डर। एक्वायर्ड डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जो कि वक्त के साथ एक पर्सन में डिजीज़ हो सकते हैं, वक्त के साथ डिजीज़ हो सकते हैं किसी पेशेंट को, उसको हम एक्वायर्ड डिसऑर्डर कहते हैं। आइडियोपैथिक डिसऑर्डर हमने ऑलरेडी पढ़ा, जिसका काज हमें मालूम ना हो। कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स, जब भी किसी यूट्रस में किसी चाइल्ड को कोई डिजीज़ हो जाए या एबनॉर्मली डेवलप हो जाए, उसको हम कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इज एक्वायर्ड डिसऑर्डर, वक्त के साथ ये डिसऑर्डर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? हाइपरप्लेजिया जनरली मीन्स इंक्रीज सेल प्रोडक्शन इन नॉर्मल टिश्यू। तो जब बहुत ज़्यादा किसी टिश्यू में सेल का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, लाइक हम कैंसर में भी कह सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरप्लेजिया। ओके जी, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? नेक्रोसिस इज डैश। नेक्रोसिस इज नॉट रिवर्सिबल। नेक्रोसिस का मतलब है कि जब हम कह सकते हैं कि कैंसर, किसी जगह को जब कैंसर हो जाए या बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल सेल प्रोड्यूस हो जाए और साइज में भी डिफरेंट हो, उसको हम कहते हैं नेक्रोसिस। और उस जगह पर बहुत ज़्यादा वो जो टिश्यू होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, और ये हमारे पास नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, लाइक कैंसर। ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 27, द रेडनेस and the heat of inflamed area due to the local hyperemia caused by dash vasodilation। vasodilation कब होता है? जब इन्फ्लेमेशन हो जाए। तो इन्फ्लेमेशन जब हो जाए तो उसके बाद रेडनेस भी आ जाता है, और उसके अलावा उस जगह हीटअप होता है और स्वेलिंग भी हो सकता है। तो हाइपरएमिया में ये होता है। हाइपरएमिया का मतलब होता है कि जब बहुत ज़्यादा ब्लड आ जाए किसी टिश्यू या किसी ऑर्गन में, और ये कब होता है? जब वेसोडाइलेशन, जब मसल्स विजुडाइलेट हो जाए, रिलैक्स हो जाए, ओपन हो जाए। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 में है, डैश इज ट्रांसफॉर्मेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ वन एडल्ट सेल टाइप टू अनदर एडल्ट सेल टाइप। ये अपने साथ नोट कीजिए कि जब भी रिप्लेसमेंट हो जाए एक सेल दूसरी सेल से, एडल्ट सेल में या एडल्ट सेल टाइप, एडल्ट सेल टाइप जब भी आ जाए तो डायरेक्टली आप लोगों ने क्लिक करना है मेटाप्लेजिया में। मेटाप्लेजिया में एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें नॉर्मल सेल जो होते हैं रिप्लेस होते हैं दूसरे एडल्ट सेल से, उसको हम क्या कहते हैं? मेटाप्लेजिया। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? डैश इज अरेंज्ड सेल ग्रोथ दैट रिजल्ट इन सेल्स दैट वेरी इन साइज एंड शेप। तो जब भी किसी सेल के बारे में आ जाए कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो सेल साइज है या शेप है वो डिसऑर्गेनाइज या डी अरेंज हो जाए, बेतरतीब हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेजिया। अपने साथ नोट कीजिए। हाइपरप्लेजिया का मतलब है जब वो बहुत ज़्यादा सेल प्रोड्यूस हो जाए, लेकिन जब साइज और शेप में चेंजेस आ जाए उसको हम डिस्प्लेजिया कहते हैं। और मेटाप्लेजिया जब सेल रिप्लेस हो जाए एडल्ट में या एडल्ट सेल रिप्लेस हो जाए। और हाइपरट्रोफी किसे कहते हैं? जब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग एबनॉर्मलिटी आ जाए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इज डिस्प्लेजिया। क्वेश्चन नंबर 30 में है, डैश इज इंक्रीज इन द साइज, सॉरी तो हमने डैश इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल विच रिजल्ट इन एनलार्जमेंट ऑफ द ऑर्गन। तो जब भी सेल्स में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाए या साइज इंक्रीज हो जाए या ऑर्गन में एनलार्जमेंट आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरट्रोफी। ये कुछ टर्म्स आप लोगों ने ज़रूर याद रखने हैं। डिस्प्लेजिया कहते हैं कि जब डिसअरेंजमेंट हो जाए ऑफ द साइज एंड शेप ऑफ द सेल, और हाइपरट्रोफी किसी कहते हैं? जब एनलार्जमेंट आ जाए, एनलार्जमेंट स्वेलिंग आ जाए सेल्स में। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी अपने साथ नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कार्डिनल साइन ऑफ द इन्फ्लेमेशन एक्सेप्ट। ये दोबारा इन्फ्लेमेशन के साइन सिम्टम आ गए। ये आप लोगों ने फिंगर टिप पर याद रखना है कि इन्फ्लेमेशन के कौन से साइन सिम्टम्स है। रबर नहीं, ये तो नहीं है।
ट्यूमर यानी कि स्वेलिंग, बिल्कुल ये है। कैलर यानी कि हीट, कैलरी मतलब हीट का एक यूनिट है कैलरीज, ये भी होता है। पेरेस्थीसिया उस जगह का नमनेस होना और वहाँ पर नॉन सेंसेशन होना, तो ये सारे हमारे पास साइन सिम्टम है। लेकिन एक्सेप्ट एक नहीं है, वो हमारे पास है रबर। रबर तो कोई चीज़ ही नहीं है, रबर हमेशा रबर्स की जगह हम कह सकते हैं रेडनेस जब आ जाए तो फिर इन्फ्लेमेशन का कार्डिनल साइन है। तो ये सारे हमारे पास कार्डिनल साइन है एक्सेप्ट रबर। रबर कोई साइन सिम्टम नहीं होता इन्फ्लेमेशन का, हाँ रेडनेस होता है। ये सारे हमारे पास इन्फ्लेमेशन के कुछ खास साइन सिम्टम है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32, लास्ट MCQs है, उसके बाद हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 33 से आगे 70 तक डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 में। ओके जी, द केमिकल विच इज इमीडिएटली सेक्रेटेड बाय मस्ट सेल व्हेन अ पर्सन कम इन कॉन्टैक्ट विद एलर्जेंस। तो जब भी किसी बॉडी में एलर्जेंस या कोई पार्टिकल या एंटीजन एंटर हो जाए तो उसके बाद उसके मस्ट सेल सिक्रीट करते हैं खास किस्म के केमिकल्स, उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टामीन्स। जी हाँ, ये आप लोगों ने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया होगा कि हिस्टामीन्स वो केमिकल्स है जो कि सिक्रीट होते हैं ड्यूरिंग एलर्जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 33 से आगे 70 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सीखा होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, अपने क्लासमेट के साथ ग्रुप्स में। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी, मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।